Jai Hind viewers, I'm Group Captain A.K. Srivastava and you are watching my YouTube channel. Welcome all of you. Dear viewers, I've been posting the videos on this channel to propagate the authentic knowledge about the SSB, particularly with respect to the psychological technique. These videos are primarily meant to guide and orient the SSB aspirants rather in the alignment of the requirements of the service selection boards. However, today I've decided to share something very important for the parents. And it is for this purpose I have decided to switch over to Hindi completely. Dear viewers, आज का वीडियो प्राइमरली पेरेंट्स के लिए है और जब मैं ये कहता हूं कि पेरेंट्स के लिए है तो उसके पीछे एक कारण है, एक रीजन है। आप सभी को पता होगा कि एसएसबीज में जब टेस्टिंग खत्म हो जाती है और कॉन्फ्रेंस होती है, जब एक कैंडिडेट का केस, किसी भी कैंडिडेट का केस जब खुलता है तो तीनों असेसर्स यानी साइकोलॉजिस्ट, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर और इंटरव्यूइंग ऑफिसर, ये उस कैंडिडेट के बारे में उनका जो निष्कर्ष होता है, उनका जो कंक्लूजन होता है, वो शेयर करते हैं और उसके बाद सहमति से उस कैंडिडेट का रिकमेंडेशन या रिकमेंडेशन न होना तय किया जाता है। और आप में से बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने खुद कभी एसएसबी की तैयारी की होगी या एसएसबी में उन्होंने भाग लिया होगा, वो अपीयर हुए होंगे, तो आपको ये चीजें पता है। अब मैं अपनी बात करता हूं एज ए साइकोलॉजिस्ट, एसएसबी साइकोलॉजिस्ट। हम लोग जब आपस में बात करते हैं या कभी कोई कॉन्फ्रेंस में भी जो अपने ऑब्जर्वेशन यानी हमने कैंडिडेट के बारे में क्या पता किया इसके बारे में जब शेयर करते हैं तो उसमें से कुछ खास खास बातें इस तरीके से हैं और प्रायः इस तरीके से आती हैं जैसे कि कैंडिडेट इमोशनली थोड़ा वीक है, जल्दी ही स्ट्रेस में आ जाता है, स्ट्रेस टॉलरेंस कम है, या कैंडिडेट का जो सोशल फैक्टर है यानी मिलने जुलने और एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल होने का फैक्टर थोड़ा सा कम है, कैंडिडेट थोड़ा अकेलेपन में रहना पसंद करता है, या कैंडिडेट अगर उसको कोई लीडरशिप के रोल में रखा जाए तो वो कंफर्टेबल नहीं है, वो अपने आप कोई चीज शुरू नहीं करता है, वो इंतजार करता है कि कोई उसको बोले, चाहे कितनी भी महत्वपूर्ण चीज क्यों ना हो, जिसे हम लोग क्वालिटी ऑफ इनिशिएटिव कहते हैं। कभी कभी हम कहते हैं कि वो कैंडिडेट शायद ऐसा है कि वो कुछ करेज फैक्टर, हिम्मत, साहस। अब सवाल इस बात का है कि कॉन्फ्रेंस तो हो गई और कैंडिडेट का भाग्य उस टाइम पे उसका निर्णय हो गया कि या तो वो लिया जाएगा या तो नहीं लिया जाएगा, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स आप ये देखेंगे कि सिलेक्शन रेट इतना कम है। मैक्सिमम कभी कभी किसी बैच में 10%, 12% हो गया तो भी आप गनीमत समझिए। यानी मैं ये कह रहा हूं कि मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स उनका रिकमेंडेशन नहीं होता है। अब प्रश्न इस बात का है कि क्यों नहीं होता है, वो योग्य नहीं पाए जाते हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि क्या वाकई में उनमें योग्यता या प्रतिभा की कमी है? तो मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है। ईश्वर ने, परमात्मा ने हमको कुछ ऐसी क्वालिटीज दी हैं जो जेनेटिकली ट्रांसफर होती हैं, लेकिन उन क्वालिटीज की, उन विशेषताओं का, उन गुण धर्म को एक सही पालन पोषण करने का माहौल मिलना चाहिए,
वैल्यू सिस्टम मिलना चाहिए, समाज मिलना चाहिए, शिक्षा मिलनी चाहिए, जिसे हम कहते हैं कि द इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरमेंट। और एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस में सबसे पहला एनवायरमेंट आता है घर का, होम एनवायरमेंट। और उससे भी ज्यादा चीज होती है कि इस बच्चे के पालन पोषण में सबसे पहली जिम्मेदारी और सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसकी आती है? तो आप कहेंगे माता पिता की, पेरेंट्स की। बहुत सारी क्वालिटीज ऐसी होती हैं जो पेरेंट्स को जाननी चाहिए कि कैसे डेवलप होती हैं। आज का ये वीडियो फ्रेंड्स मोस्टली मैं उन पेरेंट्स के लिए बना रहा हूं जो शिक्षित हैं, नौकरी पेशा है, जीवन में अच्छी तरीके से कर रहे हैं, दे आर डूइंग वेल इन लाइफ, और वो चाहते हैं कि उनका बच्चा वेल प्लेस्ड हो लाइफ में। और खास करके अगर आर्म फोर्सेस में ऑफिसर बन सके तो बहुत ही अच्छा है। ये तो उनकी चाहत होती है। अब आती है बात उनकी इस चाहत से किस तरीके का पेरेंटेज सामने आता है जो हम लोग देखते हैं। फ्रेंड्स, मेरे कुछ ऐसे ऑब्जर्वेशन हैं जो आपको अक्सर कोई प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर उससे सहमति वो प्रकट करेगा। पहली बात कि आज का पेरेंट अपने बच्चों के बारे में ओवर प्रोटेक्टिव है। और खास करके अगर बच्चा किसी राज्य की राजधानी या देश की राजधानी या किसी अन्य मेट्रोपॉलिटन सिटीज में रहता है तो अक्सर पेरेंट्स उसको जरूरत से ज्यादा प्रोटेक्शन देते हैं। और वो बच्चा न केवल ज्यादा प्रोटेक्टेड है बल्कि समटाइम्स मैं कहता हूं कि ही इज ओवर प्रोवाइडेड। उसकी जो जरूरतें होती हैं पेरेंट्स पूरा करते हैं, आउट ऑफ वे जाकर के पूरा करते हैं, कभी कभी अपनी सामर्थ्य से बढ़ करके भी पूरा करते हैं। और उसका परिणाम ये होता है कि बच्चे को किसी भी चीज को हासिल करने में जो संघर्ष है, जो स्ट्रगल है, उसका कभी अनुभव नहीं हो पाता है। इसके साथ साथ अगर आप बच्चे को प्रोटेक्टेड रखते हैं तो जीवन में बहुत सारे ऐसे अवसर आते हैं जहां पर बच्चे को उनमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। और उस पार्टिसिपेट करने से उसको अलग अलग तरीके की परिस्थितियों का ज्ञान होता है। उन परिस्थितियों में जो चैलेंजेस होते हैं उनका ज्ञान होता है। उनको अगर वो सफलतापूर्वक उनके साथ वो नेगोशिएट करता है तो बच्चे में आत्मविश्वास बढ़ता है। एक बड़ा सिंपल सा लॉजिक है कि जब तक सामने खतरा नहीं होगा, डेंजर नहीं होगा, तब तक आप करेज की क्वालिटी किस तरीके से आएगी बच्चे में। अब मैं नहीं कह रहा हूं कि खतरा का मतलब ये होता है कि उसको जान का खतरा। बहुत बार जिंदगी में छोटे छोटे रिस्क भी होते हैं जो कि बच्चा जो ओवर प्रोटेक्टेड होता है वो उनसे दूर रह जाता है। मैं आपको एक वास्तविक जीवन की घटना में बताता हूं जिसका जिक्र मैंने अपनी किताब में किया है कि किस तरीके से पेरेंट्स अगर ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं, जरूरत से ज्यादा बच्चे को संरक्षण देते हैं और जीवन की अलग अलग परिस्थितियों से उसको पार्टिसिपेट करने से बचा करके रखते हैं, तो फिर क्या होता है। आपके लिए मैं वो घटना सुनाता हूं। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन की घटना है जहां पर मैं अपने किसी रिलेटिव को रिसीव करने गया था और देखा मैंने काफी लोग हैं। मैंने सोचा प्लेटफॉर्म टिकट ले लिया जाए, लाइन में मैं लग गया। और तभी मैं देखता हूं कि एक परिवार, एक फैमिली वहां पर आती है। इस फैमिली में माता पिता और दो बच्चे रहते हैं। बड़ा लड़का था और वो
उम्र के हिसाब से लग रहा था कि वो शायद 7th या 8th क्लास में जरूर पढ़ रहा होगा। फादर ने कहा कि हमें प्लेटफॉर्म टिकट ले लेना चाहिए। इस बात पर मुझे खुशी हुई कि पिता बच्चे को अच्छे संस्कार दे रहे हैं। उसके बाद पिताजी ने अपना वॉलेट निकाला, उसमें से 100 रुपए का एक नोट बच्चे को देकर के बोला, लड़के को, कि प्लेटफॉर्म टिकट खरीदो। अब यहां पर मैंने बच्चे का रिएक्शन देखा। नोट तो उसने पकड़ लिया, लेकिन थोड़ा सा झिझक रहा था। तो पिता ने पूछा कि क्यों, क्या बात हुई, आप लाइन में लग जाओ। तो बच्चे ने वहां पर एक, जहां बुकिंग क्लर्क बैठा हुआ था उसके ऊपर, खिड़की के ऊपर लिखा हुआ था, उसके ऊपर इशारा किया। वहां लिखा हुआ था टेंडर एग्जैक्ट चेंज, यानी जितना पैसा टिकट में लगता है ठीक उतना ही पैसा दीजिए और चेंज दीजिए। इस बात को लेकर के बच्चे के मन में एक झिझक हुई। तो पिताजी ने उसको आश्वस्त करते हुए कहा कि कोई बात नहीं, आप उनसे कहना कि मेरे पास चेंज नहीं है। बच्चा फिर भी झिझक रहा था, शायद उसमें वो आत्मविश्वास नहीं था कि वो इस परिस्थिति को इस तरीके से सामना कर पाएगा उसका। तो उसकी झिझक देखते हुए अब मैं एक नई चीज मैं देखता हूं कि यहाँ पर परिस्थिति में, उस सिचुएशन में बच्चे की मदर ने वहां पर इंटरप्ट किया और पिताजी को करीब करीब कमांड करते हुए उन्होंने कहा कि आप खुद लग जाइए। जब बच्चा कह रहा है कि वो नहीं कर पाएगा या बच्चा शायद अपनी बात को ठीक से ना कह पाए, तो क्यों आप उसको जबरदस्ती करवा रहे हैं। बहरहाल पिताजी ने बच्चे के हाथ से नोट लिया और मेरे पीछे लाइन में खड़े हो गए। मैंने टिकट लिया किनारे, उसके बाद मेरे पीछे वो आए, उन्होंने 100 रुपए का नोट दिया। बुकिंग क्लर्क ने उनकी तरफ देखा जरूर और उसके बाद उनको बाकी पैसे, 4 टिकट इशू करने के बाद बाकी पैसे उन्होंने वापस कर दिए। फ्रेंड्स, बात आई गई और खत्म हो गई, लेकिन एज ए साइकोलॉजिस्ट मुझे बहुत बड़ा इनपुट मिला, खास करके क्वालिटी ऑफ पेरेंटेज के बारे में। अब देखिए, अगर बच्चे ने टिकट खुद खरीदा होता 100 रुपए का नोट देकर के, चेंज तो नहीं है उसके पास, तो बुकिंग क्लर्क ने कुछ अपना रिएक्शन दिया होता, या तो ये दिया होता कि भाई चलो, उसके पास जितने पैसे चेंज के हैं बाकी पैसे लौटा करके बात बन गई होती। या उसने ये कहा होता, बुकिंग क्लर्क ने, कि प्लीज टेंडर एग्जैक्ट चेंज, मेरे पास चेंज नहीं है और आप मुझे बिल्कुल चेंज पैसे दीजिए, मैं 100 रुपए का नोट नहीं ले सकता। अथवा बहुत बार ये भी होता है, आपने देखा होगा कि किस तरीके से टिकट इशू करने वाले टिकट देने के बाद जो बचे हुए पैसे अगर उनके पास नहीं रहते हैं तो उसके पीछे लिख देते हैं और साइन करके बोलते हैं कि थोड़ी देर के बाद आप आकर के ले जाना। जो भी होता, इनमें से कोई भी बात होती, तो होता उसका परिणाम क्या कि बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ता, उसकी सिचुएशनल अवेयरनेस बढ़ती। लेकिन उसकी मदर ने, उसकी माता ने उसको एक अवसर से वंचित कर दिया। इसी तरीके से बहुत बार हम देखते हैं कि पेरेंट्स बच्चों की जिंदगी की कुछ परिस्थितियों से इतना अधिक वंचित रखते हैं, प्रोटेक्टेड रखते हैं। मान लीजिए कि सामने की ग्रोसरी शॉप से कुछ लेकर के आना होगा, या बहुत बार होता है कि किसी रिलेटिव के घर, किसी रिश्तेदार के यहाँ कोई शादी हो गई या कभी कोई गमी होगी, मौत हो गई, तो पेरेंट्स खुद चले जाते हैं, जबकि बच्चों को पीछे घर में ही रख करके जाते हैं। और अक्सर उनके पास एक ही एक्सक्यूज रहता है, एक ही बहाना रहता है कि बच्चे की पढ़ाई का नुकसान होगा। इससे मुझे इनकार नहीं है कि अगर 2-4 दिन बच्चे घर से और स्कूल से अलग रहते हैं तो नुकसान होगा, लेकिन वो ऐसा नुकसान है जिसकी भरपाई की जा सकती है एक्स्ट्रा ट्यूशंस के माध्यम से या किसी और तरीके से। लेकिन अगर किसी शादी में जहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं, बहुत वैरायटी ऑफ ह्यूमन इक्वेशंस एंड रिलेशंस आर अवेलेबल, और वहां पर बच्चा सीखता है कि कौन कौन से लोग किस किस तरीके से कहाँ कहाँ से आए हैं, उनके पास बहुत सारे अनुभव होते हैं शेयर करने के लिए। बच्चे को अपना बहुत बड़ा पीयर ग्रुप भी मिल सकता है, जहाँ उसके कजिन्स हों और भी, हाँ,
उसके लेवल के हों, आपस में अगर वो बात करेंगे, एक्सचेंज करेंगे, तो एक दूसरे के अनुभवों से सीखेंगे। हाँ, अलग अलग तरीके के लोग हो सकते हैं, उनके व्यवहार के बारे में, उनकी, मान लीजिए कि वो कुछ ज्यादा ही कुछ अपने से अलग हों, तो बच्चे को जिंदगी की एक वैरायटी के बारे में, हाँ, सीखने को मिलता है। तो ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंटेज बच्चे का बहुत बड़ा नुकसान करती है। जीवन में अगर बच्चे को आपने खेलने दिया, बाहर जाने दिया, लाइफ के अलग अलग सिचुएशंस में उनको रखा, तो जो क्वालिटीज बच्चे सीखते हैं वो बाद में अगर उनकी जरूरत पड़ती है तो जिंदगी में काफी वो सक्सेसफुल होंगे। एज इट इज, मैं आपको बताऊं कि हमारी पीढ़ी या इस समय की जो पीढ़ी है, जो कि न्यूक्लियर फैमिलीज में है, जहां पर पैट्रियार्क नहीं है, हाँ, ऐसे परिवार के बच्चों को बहुत सारी वो चीजें नहीं मिलती हैं जो एक ज्वाइंट फैमिली में मिलती हैं। और मैं आपको एक बात बता देता हूं कि जैसे ज्वाइंट फैमिली में एक पेट्रियार्क होता है, एक बड़ा बुजुर्ग होता है जो सबके लिए डिसीजन लेता है, उसकी बात सब लोग मानते हैं, तो एक पेट्रियार्क की अथॉरिटी के सामने अगर कोई सबमिट करता है, एक्सेप्ट करता है, तो यही चीजें फौज में उसको बहुत अच्छी तरीके से एडजस्ट करा देती हैं, क्योंकि उसको किसी अथॉरिटी या किसी के कमांड में रहने की आदत पड़ चुकी होती है। और आप समझिए कि फौज में जो लीडरशिप है वो काफी हद तक, और खास करके ऑपरेशनल सिचुएशंस में, बहुत ही अथॉरिटेटिव लीडरशिप होती है। न्यूक्लियर फैमिलीज में बहुत बार पेरेंट्स डेमोक्रेटिक होते हैं, होना भी चाहिए, मैं नहीं कह रहा हूं कि वो गलत है, लेकिन अथॉरिटी का टेस्ट अगर जब तक बच्चे को ना मिले, उसका एडजस्टमेंट आर्म फोर्सेस में थोड़ा देर से होता है, या बहुत बार बच्चे एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, कुल मिल मिलाकर के मेरा यही कहना है कि आप बच्चे को जीवन की परिस्थितियों से रूबरू कराएं, जीवन के संघर्ष से निश्चित रूप से परिचय कराएं, बच्चे को अलग अलग अवसरों पर दूसरों के साथ मिलने जुलने दें, और तभी बच्चे की पर्सनालिटी एक समग्र पर्सनालिटी, टोटल पर्सनालिटी विकसित होगी। अन्यथा बच्चा कच्चा रह जाएगा। साथ ही साथ एक और बात मैं बताऊं, जो मैं सोचा है मैंने अभी कि मैं अगले वीडियो में मैं कवर करूंगा, वो रोल ऑफ टीचर्स। बहुत बार मैंने देखा है कि टीचर्स की वजह से बच्चा या तो एकदम से इंटेलेक्चुअली लॉजिकल क्रिएटिव बन जाता है, या तो बिल्कुल ही उसकी ये क्रिएटिविटी और उसकी लॉजिकल फैकल्टीज ऐसी होती हैं जो दब जाती हैं। इसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में कवर करूंगा।